प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी में। आपको बता दें कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएट, डीएसएसबी, एनबीएस, बीपीएससी इत्यादि परीक्षाओं को ध्यान में रख करके अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग एनाटॉमी पे, प्लांट एनाटॉमी के रिलेटेड कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पे करने वाले हैं। यह इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे, 45 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे, जिसमें कई एनाटॉमी के प्रश्न इंपॉर्टेंट हमने आपको करवा दिए थे। आज का जो प्रश्न है आपका 46 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट 86 तक हम लोग यहाँ पे मूव करने वाले हैं। एनाटॉमी के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम कुछ पढ़ते हैं। कह रहा है एल्बुमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। द एल्बुमिनस सेल्स अकर इन, एल्बुमिनस सेल किसमें पाई जाती हैं? तो अनावृत बीजी में अर्थात जिम्नोस्पर्म में। किसमें पाई जाती हैं? अनावृत बीजी में अर्थात जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं। अब क्या है ये पूरा डिटेल यहाँ देखिए व्याख्या दी गई। कह रहा अपुष्पी नॉन फ्लावरिंग पौधों में, अपुष्पी नॉन फ्लावरिंग यानी जो कौन है? जिम्नोस्पर्म पौधों में फ्लोएम में कैंपेनियन कोशिकाओं का अभाव होता है, बल्कि इसके स्थान पर रूपांतरित मृदु उत्तकी कोशिकाएं मॉडिफाइड पैरेन्काइमा होती हैं, जिन्हें एलुरान कोशिकाएं, एल्बुमिनस कोशिकाएं कहते हैं। कह रहा है कि इनके स्थान पे मृदुत्की यानी पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनी हुई मॉडिफाइड पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे एल्बुमिनस कोशिकाएं कहते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म भी ऐसे ही पौधे होते हैं। परिचर्म में होता है। पेरिडर्म इंक्लूड्स, पेरिडर्म इंक्लूड कार्क, कार्केम्बियम और कार्क और द्वितीयक कार्टेक्स, कार्केम्बियम, कार्क और द्वितीयक कार्टेक्स। तो ये पेरिडर्म इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? कार्केम्बियम, कार्क एंड सेकेंडरी कार्टेक्स, ये तीनों चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। कह रहा पौधों में परिचर्म यानी पेरिकार्प, पौधों में परिचर्म अर्थात पेरिडर्म का निर्माण द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप होता है। पेरिडर्म में तीन प्रकार के ऊतक होते हैं। प्रथम फैलोजन या कार्केम्बियन बीच में, फेलम कार्क बाहर और फेलोडर्म या द्वितीयक कार्टेक्स अंदर की तरफ पाए जाते हैं। फैलोजन का दूसरा नाम क्या होता है? टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया प्रश्न है 2021 का। जैसे मैंने देखा तुरंत मुझे याद आ गया, इसलिए मैं डायरेक्ट नीचे देखने चला आया। फैलोजन का द्वितीयक नाम क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है? तो इसे हम लोग कहते हैं कार्केम्बियम। और 2021 का पेपर मैं आपको करवाने वाला था, कल मैं करवा नहीं पाया हूं, लेकिन मैं 1-2 दिन में करवा दूंगा। इसका 2021 का क्वेश्चन टाइप हो चुका है, पेपर करवाना है, ठीक है। 2021 का, 2016 का, उसके पीछे विगत वर्षों के 1999 से लेकर के और 2021 तक के सभी टीजीटी के प्रश्न मैं आपको अप्रैल के लास्ट तक करवा दूंगा। और जो हमारा महा प्रैक्टिस का सेगमेंट चल रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब उसे जरूर सपोर्ट करें। 555 क्वेश्चन हम बॉटनी का लेकर के आपके बीच में आए हैं और जिम्नोस्पर्म तक के ही। उसके बाद एंजियोस्पर्म की मार्फोलॉजी, एनाटॉमी का अलग अलग पार्ट हम करवाने वाले हैं, एम्ब्रियोलॉजी का अलग पार्ट करवाने वाले हैं। वहीं पे एनिमल किंगडम का अगर हम बात करें तो लगभग 1200 प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं। तो ये सभी प्रश्न हम आपके साथ लेके आने वाले, निःशुल्क हम पीडीएफ भी दे रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। अगला देखिए, कार्क के जल के लिए अपारगम प्रकृति निम्न में से किसके निक्षेपण के कारण होती है? कह रहा जो कार्क है, कार्क की जल के लिए अपारगम प्रकृति निम्न में से किसके निक्षेपण के कारण होती है? तो आपको सही आंसर यहां बताना, लिग्निन के कारण, सुबेरिन के कारण, पेक्टिन के कारण, हेमोसोलिलोज। तो आपका सही आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा। Impervious nature of cork from water is due to the deposition of which chemical? तो किसके कारण होता है? तो आपका है यहाँ पे सही आंसर होगा सुबेरिन। तो कह रहा है कार्क की जल के साथ अपारगम प्रक्रिया सुबेरिन के निक्षेपण के कारण होती है। सुबेरिन कार्क की कोशिका भित्ति पर पाया जाता है। यह वसा पदार्थों का बना होता तथा क्यूटिकल से मिलता जुलता है। कागजन की सक्रियता के द्वारा बनने वाले कार्य को यह भी कहा जाता है।
छाल, फिल्म, फिलोडर्म, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक जो भी है आपका ऑप्शन, उसके हिसाब से आपको बताना है। The cork formed by the activity of halogen is also known as, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिल्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल्म कहते हैं। अच्छा यहां देखिए, यहाँ पे कागजन है, यहाँ पे फिल्म आपका सही है। जब तने की परिधि में वृद्धि होने लगती है तब बाहरी बलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतहें टूटने लगती हैं और इन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रायः बलकुट क्षेत्र में एक दूसरा मेरिस्टमी ऊतक तैयार होता है जिसे कारकैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। जिसे कारकैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। कागजन दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की ओर की कोशिकाएं कार्क अथवा काग या फिल्म में बंट जाती हैं, जबकि अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक बलकुट अथवा काग स्तर में विभेदित हो जाती हैं। फिल्म में पानी प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पर सुबेरिन जमा होता है। फिल्म में पानी प्रवेश नहीं कर सकता जबकि इसकी कोशिका भित्ति पर सुबेरिन जमा होता है। निम्न में से वह कौन सा एक ऊतक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? कौन सा ऐसा ऊतक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? आपको बताना है। मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक या वायु ऊतक कौन सा होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्विंग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कोलेनकाइमा। सही आंसर क्या है? कोलेनकाइमा। पौधों में स्थूल कोण ऊतक तथा दृढ़ ऊतक दोनों यांत्रिक ऊतक होते हैं। इनमें स्थूल कोण ऊतक के प्रमुख कार्य पौधों की तनन शक्ति प्रदान करना ताकि पौधों के भाग मुड़ने तथा हिलते डुलते समय सुरक्षित रहें, जबकि दृढ़ ऊतक का प्रमुख कार्य पौधों को दृढ़ता प्रदान करना है जिससे पौधा मजबूत होता है। स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कहलाता है। कह रहा परमानेंट टिश्यू विथ वेरियस सेल इन प्लांट इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार की जटिल ऊतकों के उदाहरण होते हैं। कैम्बियम द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग अनुपात मात्रा में जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण होता है। कैम्बियम कट डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट पॉइंट इन, तो बिगोनिया में किसमें होता है? बिग्नोनिया में होता है। किसमें होता है? बिग्नोनिया में। बिग्नोनिया एक द्विबीजपत्री पौधा है परंतु इसमें असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है। कह रहा बिग्नोनिया एक द्विबीजपत्री पौधा है परंतु इसमें असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है। इस पौधे में कैम्बियम कई स्थानों पर अनियमित रूप से नई कोशिकाएं बनाता है जिससे कुछ स्थानों पर जाइलम का निर्माण अधिक होता है तथा दूसरे स्थानों पर फ्लोएम का निर्माण अधिक हो जाता है। पौधों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है? पौधों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है? इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट बॉडी इज ड्यू टू, कह रहा है कि पौधे की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है? रिब मेरिस्टम, फाइलोजन एंड वास्कुलर कैम्बियम, शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, क्वेसिएंट सेंटर। तो सही आंसर हो जाएगा फाइलोजन एंड वास्कुलर कैम्बियम। किसमें पाया जाता है? फाइलोजन एंड वास्कुलर कैम्बियम में। पौधों की परिधि में वृद्धि कार्क कैम्बियम अर्थात फाइलोजन और वास्कुलर कैम्बियम के परिणाम स्वरूप होता है। ये पार्श्व विभजोतक होते हैं। ये द्वितीयक वृद्धि के कारक हैं। इनमें विभाजन के फलस्वरूप जड़ तथा स्तंभ की परिधि में वृद्धि होती है, न कि लंबाई में। इनकी कोशिकाएं बाह्य त्वचा के समांतर विभाजित होती हैं और दोनों ओर नए ऊतक बनाती हैं। अंतरकाष्ठीय फ्लोएम तथा सामान्य फ्लोएम सभी पाए जाते हैं। अंतरकाष्ठीय फ्लोएम तथा सामान्य फ्लोएम सभी पाए जाते हैं। द
इंटर ऑक्सिलरी फ्लोएम, इंटरजाइलरी फ्लोएम, इंट्राजाइलरी फ्लोएम एंड द नॉर्मल फ्लोएम, ऑल दीज आर फाउंड इन, ये सभी पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? तो स्ट्रिग्नोस में पाए जाते हैं। किसमें? स्ट्रिग्नोस में पाए जाते हैं। क्या होता है देखिए, जब फ्लोएम चारों तरफ से जाइलम से घेर लेता है, जब फ्लोएम चारों तरफ से जाइलम को घेर लेता है तो इसे अंतराकाष्ठी यानी इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। जब फ्लोएम चारों तरफ से द्वितीयक जाइलम द्वारा घिरा होता है तो उसे अंतराकाष्ठी इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। अंतराकाष्ठी फ्लोएम तथा सामान्य फ्लोएम सभी क्या कहलाते हैं? स्ट्रिग्नोस में उपस्थित होते हैं। अंतःकाष्ठी फ्लोएम किसके तने में उपस्थित होता है? अंतःकाष्ठी फ्लोएम किसके तने में उपस्थित होता है? तो स्ट्रिग्नोस के तने में उपस्थित होता है। अभी ऊपर हम लोग यही प्रश्न किए हैं। व्यावसायिक जूट के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? व्यावसायिक जूट के रेशे फ्लोएम फाइबर से प्राप्त होते हैं। व्यावसायिक जूट के रेशे कोकरस की दो जातियां यथा कोकरस कैसुलेरिस और तथा कोकरस ओलिटोरियस। कोकरस जो है कौन है? कारकोरस या कोकरस की दो जातियां होती, कोकरस कैप्सुलरिस तथा कोकरस जो है ओलिटोलेरिस से प्राप्त किया जाता है। यह वास्ट फाइबर की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनके रेशे वास्ट अर्थात फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से विभिन्न प्राकृतिक रेशों में कपास के बाद दूसरा स्थान जूट का होता है। उपयोगिता की दृष्टि से विभिन्न रेशों में कपास के बाद जूट का स्थान होता है। किसी ऊतक में वियुक्त कोशिकाओं के रूप में पाए जाने वाले शाखित दृढ़ोतक कहलाते हैं। कह रहा किसी ऊतक में वियुक्त कोशिकाओं के रूप में पाए जाने वाले शाखित दृढ़ोतक कहलाते हैं। पोषवार रेशे, वाहिनिकी कोशिकाएं, विचित्र कोशिकाएं, दृढ़ कोशिकाएं। कह रहा है यहाँ पे ब्रांच्ड स्क्लेरेन्काइमा अकर्स एट द आइसोलेटेड सेल स्कैटर्ड इन एनी टिश्यू आर कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? तो लिब्रिफॉर्म फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिब्रिफॉर्म फाइबर्स कहते हैं। पोषवार रूप रेशे एक प्रकार के शाखित दृढ़ोतक होते हैं। ये दृढ़ोतक रेशे के एक प्रकार होते हैं जो मुख्य रूप से काष्ठी द्विबीजपत्री पौधों के में पाए जाते हैं। ट्यूनिका कार्पस बाद किसने प्रतिपादित किया? ट्यूनिका कार्पस बाद किसने प्रतिपादित किया? आपको बताना, द ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था? तो स्मिथ ने दिया था। किसने? स्मिथ ने दिया था। ट्यूनिका कार्पस बाद स्मिथ 1924 द्वारा प्रतिपादित किया गया। इनके अनुसार आवृत्त बीजियों के प्ररोह का प्ररोह शीर्ष दो सुस्पष्ट क्षेत्रों ट्यूनिका व कार्पस का बना होता है। परागनलिका अध्यावरण द्वारा प्रवेश करती है जो प्रक्रिया कहलाती है। परागनलिका अध्यावरण द्वारा प्रवेश करती है तो प्रक्रिया कहलाती है अंडद्वारी प्रवेश, मध्य प्रवेश, निभाग प्रवेश, उपयुक्त में से अधिक, एक से कम। When the pollen tube enter the integument, जब pollen ट्यूब इंटेगुमेंट से इंटर करता है, then the process is known as चेलेजोगैमी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मीसोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोगैमी कहते हैं। मध्य प्रवेश मीसोगैमी का तात्पर्य अध्यावरण के माध्यम से परागनलिका के बीजांड में प्रवेश से है। अतः परागनलिका अध्यावरण द्वारा प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया मीसोगैमी कहलाती है। लेप्टोम शब्द हैबरलैंड द्वारा खोजा गया। इसका समानार्थक है। लेप्टोम शब्द जो है हैबरलैंड द्वारा खोजा गया, किसके समानार्थक है? तो आपको बताना, लेप्टोम कॉइन्ड बाय द हाइबरलैंड इज सिनोनिम्स वाज, तो किसका सिनोनिम्स है? फ्लोएम का। लेप्टोम्स किसका सिनोनिम्स है? फ्लोएम का। लेप्टोम शब्द जो हैबरलैंड द्वारा खोजा गया फ्लोएम के समानार्थक है। यह फ्लोएम के दो भाग होते हैं। जो पौधों के मुख्यतः भोज्य पदार्थ के परिवहन की क्रिया संपादित करते हैं।
निम्न में से कौन सबसे सशक्त मैकेनिकल टिश्यू होता है? कह रहा कौन सबसे सशक्त मैकेनिकल टिश्यू होता है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हिच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिकल टिश्यू? तो स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिकल टिश्यू होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सबसे सशक्त मैकेनिकल टिश्यू होता है। यह मोटी भित्तियुक्त कठोर कोशिकाओं से निर्मित एक प्रकार का सरल ऊतक है। इन ऊतकों में लिग्निफाइड द्वितीयक भित्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतक में लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होती है? लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होती है लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति से। किसमें होती है? पैरेन्काइमा मृदुतक में, कोलेनकाइमा स्थूलकोण ऊतक में, स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक में, मेसोफिल पर्ण मध्योतक में। तो यहाँ पे सही आंसर है स्क्लेरेनकाइमा में। किसमें होती है? स्क्लेरेनकाइमा में। वायुतक किन पौधों में मुख्यतः पाए जाते हैं? जलोद्भिद, हाइड्रोफाइटा में, मरोद्भिद, जीरोफाइट्स में और बालकोद्भिद सेमीफाइट्स में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एरेनकाइमा इज मेनली फाउंड इन, एरेनकाइमा किसमें पाई जाती है? हाइड्रोफाइट्स में। किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रोफाइट्स में। ऐसे मृदुतक जिनके अंतराकोश की अवकाश सबसे अधिक विकसित होते हैं वायुतक या एरेनकाइमा कहलाते हैं। ये मुख्यतः जलोद्भिद पौधों में पाए जाते हैं। ये पौधों की उत्प्लावकता प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एरेनकाइमा बहुतायत में मिलता है? किसमें एरेनकाइमा बहुतायत में मिलता है? एरेनकाइमा इज वेरी एक्सटेंसिव इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो सही आंसर है हाइड्रोफाइट्स। मृदुतक जिनमें बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं कहलाते हैं ऊतकजन हिस्टोजन का बाहर से अंदर की तरफ का क्रम है। ऊतकजन यानी हिस्टोजन का बाहर से अंदर तक का क्रम है। द सीक्वेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द हिस्टोजन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो आउटसाइड से इनर साइड में जो है इनका जो क्रम होता है उसे आपको बताना है। तो कह रहा है डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लूरोम। डर्मेटोजन, पेरीब्लेम एंड डर्मेटोजन, पेरीब्लेम एंड प्लूरोम, ये इसके भाग होते हैं। उसके बाद यहाँ पाते हैं कह रहा हिस्टोजन बाद हिस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उनके अनुसार सबसे बाहरी परत त्वचाजन, उसके अंदर बलकुटजन तथा सबसे अंदर रंभजन यानी प्लूरोम होता है। त्वचाजन से बाह्य त्वचा व गोपकजन, बलकुटजन से कार्टेक्स यौन अंतः त्वचा तथा रंभजन से रंभ स्टील का निर्माण होता है। जड़ में गोपकजन का निर्माण होता है। जड़ में गोपकजन का निर्माण होता है। इन रूट कैलोट्रोपजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। तो किसमें होता है? त्वचाजन से। किसमें होता है? त्वचाजन से। और उसके बाद स्टोमेटा में जब सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं तो सबसे पहले कह रहा है स्टोमेटा में जब सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं तो सबसे पहले इन द स्टोमेटा वेयर्स सब्सिडियरी सेल्स आर एब्सेंट इन। तो यहाँ पे सही आंसर है एनमोसाइटिक। एनमोसिटिक कोशिकाएं होती हैं, एनमोसाइटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब रंध्र में आकृति के आधार पर विभेदित सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं तो उसे एनमोसिटिक कहा जाता है। बलकुट संवहन पूल इनमें पाए जाते हैं। कार्टिकल वास्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन किसमें पाए जाते हैं? बोथ बी एंड सी यानी नेक्टेंथिस का स्तंभ में और कैजुराइना के स्तंभ में, दोनों में पाए जाते हैं। नेक्टेंथिस तथा कैजुराइना दोनों के स्तंभ में बलकुट में संवहन पूल पाए जाते हैं। नेक्टेंथिस के बलकुट पूल संयुक्त बही पोषवाही वर्धी और वाह्य आदिदारुक होता है। कैजुराइना में संवहन पूलों का द्विविन्यास सामान्य होता है, अर्थात जाइलम स्तंभ केंद्र की ओर व फ्लोएम बाहर की ओर तथा ये उभारों के ठीक नीचे स्थित होते हैं। बहुत से पौधों में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं छोड़कर। बहुत से पौधों में मेडुलरी बंडल्स आर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट्स एक्सेप्ट किसको छोड़कर के? निक्टेंथस को। किसको छोड़कर के? निक्टेंथस को छोड़कर के पाए जाते हैं। मेडुलरी बंडल पूर्ण संवहन बंडल है जो द्विबीजपत्री पादपों के
पित्त में पाए जाते हैं। अभी तक द्विबीजपत्री पौधों में कुल 38 कुलों में इनकी उपस्थिति का पता लगाया जा चुका है। संबंधित प्रश्न में बोगनविलिया मिरेबिलिस कुल तथा एमरैंथस एमरैंथेसी कुल का है। इसमें मेडुलरी बंडल पाया जाता है। निक्टेंथिस कुल ओलिएसी के मेडुलरी बंडल में ही पाया जाता है। कह रहा है निक्टेंथस जो है कुल ओलिएसी में मेडुलरी बंडल नहीं पाया जाता। मेडुलरी बंडल बलय रिंग में हो सकते हैं या पित्त में तितरे बितरे हो सकते हैं। मेडुलरी बंडल या तो एक रिंग में हो सकते हैं या तो तितरे बितरे हो सकते हैं। ठीक। मेरिस्टम शब्द किसने दिया था? प्रश्न अगला है, मेरिस्टम शब्द किसने दिया था? हु कॉइन्ड द टर्म मेरिस्टम? मेरिस्टम शब्द किसने दिया था? आपको बताना है। नेगेली के द्वारा मेरिस्टम शब्द दिया गया था। नागेली के द्वारा जो है क्या दिया गया था? मेरिस्टम शब्द दिया गया था। मेरिस्टम शब्द सी नागेली द्वारा दिया गया था। मेरिस्टम एक ऐसा स्थानीय क्षेत्र है जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की असीमित क्षमता होती है। अब केंद्र की जाइलम पाया जाता है। सेंट्रीपिटल्स जाइलम इज प्रेजेंट इन। सेंट्रीपिटल जाइलम पाए जाते हैं द्विबीजपत्री जड़ों में पाए जाते हैं। जब जाइलम का विकास एक प्रकार होता है तो प्रोटोजाइलम परिध की ओर और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। इसे एक्सार्च या सेंट्रीपिटल कहते हैं। इसे एक्सार्च या सेंट्रीपिटल अभिकेंद्री जाइलम कहते हैं। इस प्रकार के जाइलम का विकास द्विबीजपत्री संवहनी पौधों वास्कुलर प्लांट की जड़ में पाया जाता है। इसके विपरीत द्विबीजपत्री संवहनी पौधों के तने में इंडार्च या सेंट्रीफ्यूगल जाइलम पाया जाता है। इसे प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर और मेटाजाइलम परिध की ओर होता है। तने में जाइलम की व्यवस्था है। इंडार्च मेजार्च और जो है कौन सी होती है? इंडार्च मेजार्च और उसका एक्सार्च। तो द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम इन स्टेम, जाइलम में स्टेम में कैसा होता है? एंडार्च टाइप का जाइलम पाया जाता है। जाइलम एक प्रकार का संवहनी ऊतक है। संवहनी पौधों के भीतर जाइलम की व्यवस्था विशिष्ट प्रकार के फूल वाले पौधों के आधार पर भिन्न होती है। तने में प्रारंभिक प्रोटोजाइलम जाइलम ऊतक केंद्र की ओर होता है। एंडार्च में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर और मेटाजाइलम परिध की ओर होता है। एक्सार्च में प्रोटोजाइलम परिध की ओर होता है। एम्फीबेसल संवहन बंडल पाया जाता है। एम्फीबेसल संवहन बंडल ड्रेसिना में पाया जाता है। संवहन बंडल में जाइलम फ्लोएम तथा कैम्बियम का समूह होता है। इसमें जाइलम तथा फ्लोएम की स्थिति के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे अरीय होते हैं, संयुक्त होते हैं, संकेंद्रकी होते हैं। एम्फीबेसल संवहन पूल किसमें पाया जाता है? एम्फीबेसल संवहन पूल किसमें पाया जाता है? तो एम्फीबेसल संवहन पूल ड्रेसिना में पाया जाता है। किसमें? ड्रेसिना में पाया जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये है आपका इमारती लकड़ी उत्पन्न करने वाला पौधा सोरिया रोबिस्टा इस कुल से संबंधित है। तो सोरिया रोबिस्टा जो है उस किस कुल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोरिया रोबिस्टा। द टिम्बर्स एल्डिंग प्लांट सोरिया रोबिस्टा बिलोंगिंग टू द फैमिली किससे संबंधित है? डेप्टेरोकार्पेसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? डेप्टेरोकार्पेसी से संबंधित है। व्यापारिक कार्क किससे प्राप्त होता है? व्यापारिक कार्क ओक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ओक के पौधे से प्राप्त होता है। उसके बाद आ जाएंगे, कह रहा है कि व्यापारिक कार्क कमर्शियल कार्क फैलोजन से उत्पन्न होते हैं। ये ओक से प्राप्त होता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्वेकर सुबर है। क्या नाम है? क्वेकर सुबर है। ये बोतलों में लगने वाली कार्क इसी वृक्ष से प्राप्त होती है। व्यापारिक कार्क उत्पन्न होता है फैलोजन से। व्यापारिक कार्क किससे उत्पन्न होता है? फैलोजन से। उसके बाद है बेलामेन एक नियम स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं। बेलामेन और स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं किसमें? तो बेलामेन और स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं अधिपादपी पौधों में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है? वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है वो कौन सा पौधा है? वो पौधा है आपका आर्किड। कौन सा पौधा है? आर्किड है। बेलामन ऊतक किसमें पाए जाते हैं?
बेलामेन ऊतक किसमें पाए जाते हैं? तो आर्किड के वायबी जड़ों में पाए जाते हैं। आर्किड जड़ के बेलामेन उत्पन्न होते हैं। आर्किड जड़ के बेलामेन उत्पन्न होते हैं। तो कहां में आर्किड के जड़ में बेलामेन उत्पन्न होते हैं, कहां पे, ये आपको बताना है। जड़ के डर्मेटोजन से। कहां से? जड़ के डर्मेटोजन से। बेलामेन एक स्पंजी बहुस्तरीय अधिचर्म ऊतक है जो अधिपादप या अर्ध अधिपादप पौधों की वायबी जड़ का वाय आवरण है। बेलामेन ऊतक का प्रमुख कार्य आधार प्रदान करना है, जलक्षय को रोकना और पौधे के जल के अवशोषण में सहयोग करना है। आर्किड जड़ के बेलामेन ऊतक जड़ के डर्मेटोजन से व्युत्पन्न होता है। जड़ें किस आधार पर अपस्थानिक होती हैं? जड़ें अपने ओरिजिन के स्थान पर यानी प्लेस ऑफ ओरिजिन के आधार पर क्या होती हैं? अपस्थानिक होती हैं। अपस्थानिक जड़ें बीज के रेडिकल से उत्पन्न नहीं होती हैं। रेडिकल से निकलने वाली जड़ें नष्ट होने के पश्चात पौधे के किसी अन्य भाग से निकलने वाली अन्य जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। यदि ऐसी जड़ें तने के आधार से निकलती हैं तो रेशेदार जड़ें कहलाती हैं। मूसला जड़ बीज के अंकुरण के पश्चात मूलांकुर से निकलती हैं। डहेलिया की पंखुड़ियों में पानी में घुलनशील नीला रंग मौजूद होता है। डहेलिया के जो है पंखुड़ियों में पानी में घुलनशील नीला रंग मौजूद होता है। जैंथोफिल, एंथोसाइनिन, एंथोजैक्थिन किसमें? तो सही आंसर हो जाएगा एंथोजैंथिन में। किसमें? एंथोजैंथिन में, ऑप्शन नंबर सी। डहेलिया की पंखुड़ियों में पानी में घुलनशील नीला रंग एंथोजैंथिन होता है। यह फ्लेवोनॉइड्स पानी में घुलनशील द्रव से पीला रंग प्रदान करता है। यह वर्णक प्याज, फूलगोभी आदि में भी पाए जाते हैं। और उसके बाद कैस्पेरियन स्ट्रिप में होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप में होता है सुबेरिन। क्या होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप में सुबेरिन होता है। अंतस्थ होता है एंडोडर्मिस संवहन ऊतक में कार्टेक्स के पृथक करने वाली परत होती है जो सभी जड़ों में पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं जीवित कोशिका, इसके स्पर्शरेखी भित्तियों पर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप का कैस्पेरिन पट्टियों की उपस्थित अंतस्थ त्वचा का अभिलाक्षणिक गुण है। इन पट्टियों में प्रायः सुबेरिन होता है। तो मित्रों, ये था एनाटॉमी का सेकंड पार्ट और इसी के साथ आपका एनाटॉमी के सभी प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।